साथियों, आज हम आपको एक ऐसे हिंदुस्तानी सेना के जवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर एक तरफ आपको गर्व महसूस होगा तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक जिंदा दिल सैनिक को खो देने का अफसोस भी होगा। बेहद ही कम उम्र में कारगिल के युद्ध में वह सैनिक शहीद हुआ था। मात्र 2 साल की ज्वाइनिंग के बाद उसने इस देश को अलविदा कहा था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। ये 2 भाई थे। इस शहीद सैनिक के पिता मुस्लिम थे और माँ हिंदू थी। एक माँ जो अपने पति को खो देने के बाद अपने दोनों बेटे के साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे जब खबर मिली कि उसका बेटा शहीद हो गया तो उस पर क्या गुजरी होगी, जानेंगे पूरी कहानी। आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। कई लोगों को लगता है कि फौजियों का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं होता। 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ऐसे ही लोगों को अक्सर चौंका देते थे। कारगिल की लड़ाई शुरू होने से 1 साल पहले लद्दाख स्काउट ट्रेनिंग सेंटर के मेस में हनीफू के निकनेम से पहचाने जाने वाले हनीफुद्दीन ने लाखों है यहाँ दिलवाले पर प्यार नहीं मिलता गाकर वहाँ मौजूद लोगों का दिल जीत लिया था। एक हिंदू माँ और मुसलमान पिता के बेटे हनीफुद्दीन ईद और दिवाली दोनों त्यौहार मनाते बड़े हुए थे। उनकी यूनिट का युद्ध घोष था राजा रामचंद्र की जय। उनके पिता अजीजुद्दीन और माँ हेमा दोनों सूचना प्रसारण मंत्रालय के सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन में काम करते थे। उनके पिता नाट्य कलाकार थे जबकि उनकी माँ शास्त्रीय गायिका थी। 8 साल की उम्र में हनीफुद्दीन ने अपने पिता को खो दिया था। सैन्य इतिहास की जानी मानी लेखिका रचना बिष्ट रावत अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर में लिखती हैं, हनीफ को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। 22 साल की उम्र में जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए उनका चयन हुआ तो वो अपनी माँ के पास एक बॉन्ड पर दस्तखत कराने गए थे। रचना बिष्ट लिखती हैं कि जब उनकी माँ ने उसे पढ़ना चाहा तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, पढ़ क्यों रही हो माँ, बस साइन कर दो। जब उनकी माँ हेमा ने कहा कि किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले ये पढ़ना जरूरी होता है कि उसमें लिखा क्या है, तब हनीफ ने हंसते हुए कहा था, इसमें लिखा है कि अगर मुझे ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उनकी माँ हेमा का जवाब था, भारतीय सेना में जाना तुम्हारा सपना रहा है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। एक बार उनकी माँ को अपने विभाग की तरफ से यूरोप के दौरे पर जाना पड़ा। उस समय हनीफ की उम्र 10 साल और उनके बड़े भाई नफीस की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। रचना बिष्ट रावत लिखती हैं कि उनकी मां ने मुझे बताया था कि मैं अपने इन दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़कर विदेश गई थी। मैंने उन दोनों को कुछ पॉकेट मनी भी दिया और इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे पड़ोसियों के पास छोड़ दिए। मैं गई तो थी सिर्फ 1.5 महीनों के लिए, लेकिन मुझे वहाँ 3 महीने रहना पड़ा। इन दोनों बच्चों ने मुझे घर में अकेले रहकर दिखाया। दोनों ने अपने स्कूल की फीस दी, समय पर स्कूल गए, अपने लिए खाना बनाया, अपने कपड़े खुद प्रेस किए। हनीफ तो उस उम्र में पराठे तक बना लेता था। कारगिल की लड़ाई के दौरान 11 राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग अफसर रहे कर्नल अनिल भाटिया ने पत्रकार को बताया कि हनीफ हमारी बटालियन का सबसे युवा अफसर था। बहुत ही मृदुभाषी और हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहता था। हर काम के लिए सबसे पहले अपने आप को आगे करता था। कंप्यूटर्स पर भी उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी। बहुत अच्छा गायक भी था। अपने बलबूते उसने हमारी यूनिट में एक जैज बैंड बनाया था। उसके सारे उपकरण वो दिल्ली से खुद लेकर आया था। हनीफ को 4 महीनों के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया था। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां खड़े भर रहना ही बहुत जीवत और जोखिम का काम है। अपना टर्म पूरा करने के बाद हनीफ और उसकी कंपनी बेस कैंप लौट आई थी। वहां पर हनीफ को लोड मैनिफेस्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका काम था सियाचिन ग्लेशियर के अलग अलग हिस्सों की सैन्य चौकियों में राशन, दवाएं और चिट्ठियां पहुंचाना। अचानक तुर्तुक सेक्टर में तैनात 12 जाट की यूनिट को खबर मिली कि उस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठ हुई है। चूंकि बटालिक सेक्टर में लड़ाई हो रही थी, इसलिए हालात से निपटने के लिए वहां सैनिकों की कमी पड़ रही थी। तय हुआ कि आसपास की सैनिक यूनिटों से तुर्कुक पहुंचकर हालात संभालने के लिए कहा जाए। चूंकि हनीफ की यूनिट पास में ही थी, इसलिए उन्हें भी उस इलाके में पहुंचने का आदेश मिला।
11 राजपूताना राइफल्स के सैनिक कई ट्रकों में बैठकर तेज बहती हुई नदी श्योक के साथ साथ चल रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग सियाचिन से अभी अभी लौटे थे। कुछ लोगों को छुट्टी से वापस भी बुलाया गया था। कैप्टन हनीफुद्दीन को अभी तक पता नहीं था कि उनका मिशन क्या है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा था कि सब सेक्टर पश्चिम में गश्त भेजने के लिए उनके अतिरिक्त सैनिकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी सैनिकों ने किस हद तक घुसपैठ कर रखी है। सैनिकों ने तुर्कुक पहुंचने के बाद तुर्कुक नाले के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे सैनिक ऊपर चढ़ते गए, परिस्थितियां कठिन होती चली गई। तुर्कुक से छोरबत ला का पूरा इलाका गहरी खाइयों से भरा हुआ था। एक गलत कदम किसी भी सैनिक को मौत की गहराइयों में ले जाने के लिए काफी था। उस जगह को पार करने के बाद सैनिक एक दूसरे से रेडियो संपर्क में नहीं थे। उनको ग्लेशियर की जिंदगी की आदत थी, इसलिए उन्हें यहाँ की मुश्किलों का सामना करने में उनका पुराना अनुभव काम आ रहा था। जांघों तक बर्फ से गुजरते हुए वो एक चट्टान के पास आ पहुंचे, जहां उन्हें एक स्थायी ठिकाना बनाना था। 6 जून 1999 को हनीफ ने पेशकश की कि वो दिन में गश्त लेकर कारचेन ग्लेशियर तक जाएंगे। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं, हनीफ ने तय किया कि वो पाकिस्तानी ठिकाने के जितना करीब जा पाएगा जाएगा और उन्हें अपने ऊपर फायर करने के लिए उस्काएगा, ताकि उनकी असली लोकेशन का पता चल सके। इससे ये भी अंदाजा लगेगा कि उनके पास कितने और किस तरह के हथियार हैं। नायब सूबेदार मंगेज सिंह और 7 अन्य सैनिक के साथ कैप्टन हनीफ ने एक जगह पार की जिसका नाम लेडगे था। उनके और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच सिर्फ 300 मीटर की दूरी रह गई थी। कैप्टन हनीफ ने अपने साथियों को खबर दी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां 8 मोर्चे बना रखे हैं और उनके पास किस तरह के हथियार हैं, जबकि उन्हें यह अंदाजा नहीं लग पाया कि वो खतरे के बहुत करीब पहुंच गए हैं और फायरिंग रेंज में हैं। हनीफ और उनके साथियों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले नायब सूबेदार मंगेज सिंह को गोली लगी और वो हवा में उछलकर नीचे गहरी खाई में जा गिरे। हनीफ और राइफलमैन परवेज को भी गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद हनीफ ने जवाबी फायर करना जारी रखा, लेकिन तभी हनीफ के पेट में एक और गोली आकर लगी। वो नीचे गिर पड़े। उनकी सांसें धीमी होती चली गई और आखिर में जाकर पूरी तरह से रुक गई। जिस समय हनीफ की मौत हुई उस समय उनकी उम्र थी मात्र 25 साल। उन्हें भारतीय सेना में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। भारतीय सैनिकों ने हनीफ के पार्थिव शरीर को अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लगातार फायरिंग ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार उन्होंने उनके शव को लाने का विचार त्याग दिया और वापस जंगपाल लौट आए। उनके शव को लाने के 2 प्रयास और किए गए, लेकिन उसमें भारतीय सैनिकों को कामयाबी नहीं मिली। इस बीच हनीफ की मां हेमा अजीज को सूचना पहुंचा दी गई थी। तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक खुद कैप्टन हनीफुद्दीन की मां से मिलने उनके पूर्वी दिल्ली स्थित निवास पर गए थे। रचना विष्ट रावत लिखती हैं, जनरल मलिक ने उनकी मां से कहा कि दुश्मनों की लगातार फायरिंग की वजह से हम हनीफ के शव को वापस नहीं ला पाए। उसके बाद हेमा अजीज ने बहुत ही बहादुरी से उन्हें जवाब दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के शव को वापस लाने के लिए कोई और सैनिक अपनी जिंदगी जोखिम में डाले। जनरल मलिक ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके वहां जाने का बंदोबस्त जरूर करेंगे। उधर हनीफ के निधन के करीब 1 महीने बाद 11 राजपूताना राइफल्स के बाकी सैनिक सियाचिन में अपनी ड्यूटी पूरी करके नीचे उतरे, तब कर्नल अनिल भाटिया को हनीफ के नहीं रहने की जानकारी मिली। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं, हम 10 जुलाई को तुर्कुक पहुंचे। मैंने अपने लोगों से कहा कि हम अपने साथियों के शव को वापस लाएंगे। हनीफ की शहादत के 43 दिन बाद कैप्टन एएसके धीमान और मेजर संजय विश्वास राव और उनके साथियों ने इसका बीड़ा उठाया। कठिन रास्ते पर चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां हनीफ ने अपने प्राण त्यागे थे। उन्हें दूर से ही हनीफ और परवेज के पार्थिव शरीर दिखाई दे गए थे, जो अब तक पूरी तरह से जम चुके थे। पहले वो उनको चट्टानों के पीछे ले गए और फिर उन्हें अपने कंधों पर लाद कर वो पूरी रात चलते रहे। सुबह 7 बजे वो जंगपाल पहुंचे। हनीफ का चेहरा तब तक काला पड़ चुका था, लेकिन उनको तब भी पहचाना जा सकता था। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर ने वहां लैंड किया, जिसका काम पार्थिव शरीर को ले जाना था।
उसी दिन 11 राजपूताना राइफल्स के सैनिकों ने तय किया कि वो पॉइंट 5590 पर कब्जा करके रहेंगे। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन हनीफ का नाम दिया जाएगा। कर्नल भाटिया ने तय किया कि उनके सैनिक ग्लेशियर पर सीधे न चढ़कर और मुश्किल रास्ता लेते हुए पाकिस्तान की तरफ से पॉइंट 5590 पर चढ़ेंगे। ये मुश्किल काम जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक कतई उम्मीद नहीं करेंगे कि हमला उस तरफ से हो सकता है। कर्नल भाटिया ने इस हमले के लिए पूरे 9 दिन तक इंतजार किया। 3 दिन तक पहले पाकिस्तानी ठिकानों पर तोपों से हमले किए गए। करीब 40 सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटा गया। ब्रावो कंपनी का नेतृत्व कैप्टन अनिरुद्ध चौहान ने संभाला। वो एक प्रशिक्षित पर्वतारोही थे। चार्ली कंपनी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट आशीष भल्ला ने किया। कुछ दिन पहले ही सियाचिन से लौटने के कारण सैनिकों के पास ग्लेशियर में पहने जाने वाले कपड़े और जूते थे, लेकिन 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान में 3 महीने तक लड़ने की थकान ने उनकी शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर दिया था। करीब करीब हर सैनिक का वजन घट गया था। सबके सिर में दर्द रहने लगा था और उनका रक्तचाप घटता और बढ़ता रहता था। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं, मैंने अपने सैनिकों से कहा, ऊपर आपको जो पॉइंट 5590 दिखाई दे रहा है, दुश्मनों ने वहीं से फायर कर हमारे साथियों को मारा था। राजा रामचंद्र की जय के नारे के साथ भारतीय सैनिक बढ़ने लगे। थकान से उनकी सांस फूल रही थी, ठंड से उनकी उंगलियां जम गई थी, उनको अपने पैर जमाने में मुश्किल हो रहे थे। कई जगह ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। करीब 9 घंटे की चढ़ाई के बाद वो चोटी से 40 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। उनके सामने अब भी 80 डिग्री की एक चढ़ाई बाकी थी। कर्नल भाटिया बताते हैं, जब उन्होंने ये खबर मुझे दी तो मैंने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया। उस समय मैं कारचन ग्लेशियर के बेस पर था। उनको वापस लाने की वजह यह थी कि जैसे ही सूरज निकलता तो आसपास की चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाने लगते। मैं वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मायूस होकर हमारे सैनिक वापस लौट आए। वापस लौटने में उन्हें 2 घंटे लगे। तब तक वो इतने थक चुके थे कि जिसे जहां जगह मिली वो वहीं गिर गया और सो गया। हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए बासी शकरपारों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने शाम तक आराम किया और रात को फिर ऊपर चढ़ने की दोबारा कोशिश शुरू कर दी। तेज चलती हवा के बीच कर्नल भाटिया ने अपने सैनिकों को जमा करके कहा, हम अगर ये काम पूरा किए बिना वापस लौट जाएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? वो बोलेंगे 11 राजपूताना राइफल्स वापस आ गई। ये हमारी पलटन की इज्जत का सवाल है। मुझे वॉलंटियर चाहिए। कौन जाएगा? सबसे पहले नायब सूबेदार अभय सिंह ने अपना हाथ ऊपर उठाया। इसके बाद कई सैनिक सामने आ गए। कर्नल भाटिया आगे बताते हैं कि अनिरुद्ध के नेतृत्व में टास्क फोर्स 1 के सैनिक कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए 5590 के बेस तक पहुंच गए। अब उनके सामने फिर 80 डिग्री की चढ़ाई थी। उन्होंने फिर से रस्सियां लगाई और 5:30 बजे तक अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। तब तक भोर होनी शुरू हो गई थी। सैनिकों ने मुझे सूचित किया कि वो 3 पाकिस्तानी मोर्चों को देख सकते हैं। उनमें से एक मोर्चे पर छेद से मशीन गन की नाल निकली हुई है। यह मोर्चा उनसे सिर्फ 25 मीटर की दूरी पर है। कर्नल भाटिया ने आदेश दिया कि वो चट्टानों के पीछे छिपे रहें और रात होने का इंतजार करें। जैसे ही अंधेरा हुआ, सबसे पहले कान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सैनिक पर धावा बोला। उनकी गर्दन में गोली लग गई। जैसे ही वो नीचे गिरे, उनके साथी दिलबाग सिंह ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में उनकी राइफल ही आ सकी और कान सिंह नीचे खाई में गिरते चले गए। दिलबाग ने आगे कूदकर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ के सैनिक हथियारों के साथ साथ अपने हाथों से लड़ने लगे। नायब सूबेदार अभय सिंह ने पाकिस्तानी सैनिकों को भ्रमित करने के उद्देश्य से चिल्लाकर कहा, आधे मेरे पीछे आओ, थोड़े आदमी दाएं से जाओ, बाकी बाएं से जाओ और आगे बढ़ो। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि उनके ऊपर 100 सैनिकों की एक पूरी कंपनी ने हमला किया है। कर्नल भाटिया बताते हैं कि मैंने परतापुर स्थित 102 ब्रिगेड हेडक्वार्टर से अपना रेडियो कनेक्शन स्विच ऑफ कर दिया ताकि उनकी तरफ कोई हस्तक्षेप न किया जा सके। मैंने अपना रेडियो सुबह 5 बजे ऑन किया। तब तक पॉइंट 5590 पर हमारा कब्जा हो चुका था। इसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस पूरे ऑपरेशन में राजपूताना राइफल्स का सिर्फ 1 जवान मारा गया। चूंकि तब तक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जा चुकी थी, इसलिए यूनिट को कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया गया।
कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए कैप्टन हनीफुद्दीन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और सब सेक्टर वेस्ट को उनके नाम पर सब सेक्टर हनीफ रखा गया। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। जनरल मलिक ने अपना वादा पूरा किया और हेमा अजीज तुर्कुक की उस जगह पर गई जहां उनके बेटे ने अंतिम सांस ली थी। तो साथियों, भारत के ऐसे सपूतों को सलाम करते हुए आज की इस कहानी को समाप्त करते हैं। तो साथियों, कैसी लगी कहानी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।